हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ किसका, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है बेटा, तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल characteristics of compound of alkaline earth metal। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो यदि हम बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ, लिखो यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक इन नेचर, मेटल्स आयनिक आर आयनिक इन नेचर, आयनिक होते हैं बेटा, बट लेस आयन लेस आयनिक देन एल्कली मेटल। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द increasing this is due to the increase in molecular charges and decrease in size and a smaller size। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर बात करोगे तो यदि हम बात करें द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, the oxide and hydroxide of beryllium magnesium are having covalent character having more covalent character than those of former those of formed by heavier and larger member, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया,
इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं, बट इनके पास क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। आयनिक कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम, इसको हटाते हैं। Characteristics of some compound of some compound of alkaline earth metal। ठीक है, अगर हम बात करें किसका बेटा, ऑक्साइड का। ठीक है, अगर हम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लिखोगे क्या कि एल्कलाइन अर्थ मेटल burnt in air to form monoxide, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवलेंट सॉलिड। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है बेटा क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड होता है। while oxide of rest metal ion are white crystalline solid and possesses sodium chloride type क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा होगा बेटा, फेस सेंटर्ड, FCC। जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ोगे। FCC स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में वहाँ पे डिटेल का स्टडी करोगे। तो कह रहा है कि जो बेरियम ऑक्साइड होते हैं वो क्या कोवलेंट नेचर के होते हैं, बाकी जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और उनका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। पोसेस सोडियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, FCC अरेंजमेंट होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, बेरियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। while oxide of other elements are while oxide of other element are ionic इन नेचर। बेरियम ऑक्साइड की अगर बात करोगे एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी जो अदर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आयनिक नेचर के होते हैं। तो यदि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। तो यदि इसका HCl से रिएक्शन कराओगे बेरियम ऑक्साइड का, तो क्या बेरियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। यानी यहाँ पे देखोगे तो बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर।
ठीक है। उसी तरह अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन तुम क्या करा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम बेराइलेट, यहाँ बनता है Na2B2O3, ठीक है, प्लस H2O, Na2B2O2 ये बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम बेराइलेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बेराइलेट, ये, ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे कैल्शियम का, बाकी जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड का वाटर से HCl से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कैल्शियम का ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे HCl से, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट करेगा, ये बेसिक नेचर का होता है, तो क्या बना देगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी कि ये बनेगा, ठीक है, 2HCl। तो ये है क्या कि नहीं, बेरियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, यानी कोवलेंट नेचर के होते हैं, प्लस एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। यानी वह कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी एम्फोटेरिक कंपाउंड। और कौन है ये, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हैं ग्रुप में, नीचे जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड are almost insoluble in water। क्यों insoluble होगा, while other oxide dissolve in water, while other oxide dissolved in water to form हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी अगर बात करोगे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में डिज़ोल्व कराते हो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हीट निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, किस में, वाटर में। क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है, वाइल अदर जो ऑक्साइड होते हैं वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, ऑक्साइड देख लिए, अब हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, हेडिंग हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑफ, तो लिखोगे हाइड्रोक्साइड ऑफ alkaline earth metal are
बेसिक इन नेचर में क्या होंगे, बेसिक होंगे, बिकॉज हाइड्रोक्साइड हैं और ये हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, ब्रेक डाउन होकर OH आयन देंगे, यानी OH आयन देंगे तो क्या होगा, बेसिक होगा। हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन, हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन alkali metal हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यदि बात करो यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो ये M पे 2 प्लस OH माइनस ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा बेटा। अब ये ब्रेक डाउन होगा, यानी क्या होगा, ये OH आयन दे रहा है और OH आयन दे रहा है तो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है ना, ये बेसिक नेचर का होगा। अब लिखोगे क्या, नीचे जाओगे ग्रुप में, अगर हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा मेटल का। जब साइज बढ़ेगा तो लिखोगे क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड increases। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। क्यों होगा बेटा ऐसा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे साइज बढ़ेगा मेटल का, ये OH का बॉन्ड का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब OH का बॉन्ड डिस्टेंस करेगा तो ये जल्दी ब्रेक डाउन होगा और जल्दी OH आयन देगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे रिस्पेक्ट में देखोगे, नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, और जब ईजी होगा तो जल्दी वो क्या करेगा, OH आयन देगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी। उससे अगर बात करोगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BH2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक होता है बिकॉज सम कोवलेंट कैरेक्टर होने के कारण ये दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। अगर बात करोगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बेराइलेट आयन ये बनाएगा। और यदि इसी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का किससे रिएक्शन कराओगे, HCl से रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो BOH का 4Cl2 2HCl। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बेराइलेट एनायन बनाया, बेराइलेट एनायन। ठीक है, और ये बनाया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो HCl के यानी बेसिक नेचर भी बेस से रिएक्ट कर रहे हो और ये एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे केटायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो solubility of hydroxide of alkaline earth metal। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी की,
सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करो बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिबिलिटी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप solubility of hydroxide of alkaline earth metal increases, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड इज लिस्ट सॉलेबल while barium hydroxide is more soluble, ठीक है। तो यहां पे देखोगे द solubility of any salt या any crystal, the solubility of any salt in water is decided by its lattice enthalpy, enthalpies and हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, किसी भी साल्ट की जो सॉलिबिलिटी होता है वो किससे डिसाइड होता है बेटा, उसके लैटिस एनर्जी यानी लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी की अगर बात करोगे तो लैटिस इंथैल्पी क्या है, लैटिस इंथैल्पी की बात करोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल टू इट्स आयनिक फॉर्म। ठीक है, किसी क्रिस्टल के लैटिस को ब्रेक करने के लिए 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ एनी सॉलिड। किसी भी सॉलिड के लैटिस को ब्रेक करने के लिए 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है कि हाइड्रेशन से 1 मोल किसी भी आयन का जो हाइड्रेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो दो फंडामेंटल चीजें हैं, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी यानी किसी भी क्रिस्टल के लैटिस को 1 मोल किसी भी क्रिस्टल के लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो जितने छोटा साइज होगा किसी भी आयन का, साइज जो होता है जितने छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी यानी पैकिंग स्ट्रांग होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी साइज डिपेंडेंट फिनोमेना है। जितने साइज छोटा उतने उसका लैटिस पावर ज़्यादा और उतने ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उसी तरह जितने साइज छोटा आयन का उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, फिर भी अगर हम बात करें सॉलिबिलिटी की, अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी के केस में तो यहाँ पे देखोगे बेटा, अगर हम देखें यहाँ पे सॉलिबिलिटी का नेचर, इफ देखो यहाँ पे इफ हाइड्रेशन इंथैल्पीज इज ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पीज, यदि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो, ज़्यादा हो लैटिस एनर्जीज को, देन सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी तब तो डिजॉल्व होगा। और यदि
इफ हाइड्रेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या, इफ हाइड्रेशन इंथैल्पीज लेस देन लैटिस इंथैल्पीज। हाइड्रेशन इंथैल्पीज इज लेस देन लैटिस इंथैल्पी, उस कंडीशन में क्या होगा, साल्ट या सॉलिड, साल्ट डज नॉट डिजॉल्व्ड। ठीक है, साल्ट क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम नीचे जा रहे हैं बेटा, तो हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ये है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है। तो हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, साइज इंक्रीज कर रहा है, यानी साइज ऑफ केटायन इंक्रीजेस, जबकि OH आयन क्या है, OH आयन यहाँ पे देखोगे तो साइज ऑफ एनायन, एनायन क्या है, कांस्टेंट, यानी साइज ऑफ एनायन OH माइनस क्या है, कांस्टेंट है। साइज ऑफ केटायन इंक्रीज कर रहा है नीचे जाने पे, ठीक है, तो साइज इंक्रीज कर रहा है यानी कि दोनों डिक्रीज करेगा, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, बिकॉज लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, साइज ऑफ केटायन और एनायन। तो एनायन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, एनायन का क्या साइज, कांस्टेंट है OH आयन, केटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। इन दैट केस हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, किससे, लैटिस एनर्जी से। यानी तुम मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी both decreases, but decrease in lattice enthalpy, but decrease in lattice enthalpy is more compared to hydration enthalpy. Decrease in lattice enthalpy is more compared to hydration enthalpy. This means that, इसका मतलब क्या हुआ, this means that on moving down the group, on moving down the group, the overall magnitude of hydration enthalpy, the overall magnitude of hydration enthalpy increases, therefore solubility of
हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो यही रीजन है कि क्या होता, इंक्रीज करेगा, नीचे जाने पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो यदि सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और सबसे कम बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी सबसे ज़्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड और सबसे कम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्युबिलिटी का, यानी समझ लो इस तरह से कि नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज करेगा। अगर स्टेटमेंट पे आएगा ऐसा क्यों होगा, तो क्वेश्चन देगा क्या, लैटिस एनर्जी इज मोर प्रोनाउंस देन हाइड्रेशन एनर्जी, या हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर प्रोनाउंस देन लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर एक्सीड करेगा लैटिस से तभी सॉल्युबिलिटी होगा, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। अब दोनों क्या हो रहा है, दोनों डिक्रीज कर रहा है, साइज डिपेंडेंट होता है। तो OH का साइज कांस्टेंट है, केटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो दोनों घटेगा, बट मोर डिक्रीज किस में होगा, लैटिस एनर्जी में, लैटिस इंथैल्पी में एज कंपेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा, ओवरऑल ज़्यादा होगा किससे, लैटिस से, यानी कि लैटिस एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हैलाइड्स के बारे में। ये देखें हाइड्रोक्साइड, अब हम देखेंगे क्या, हैलाइड। थर्ड क्या है बेटा, हैलाइड। ठीक है, हाइलाइट के बारे में एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड all other halides of alkaline earth metal are ठीक है बेटा। अब देखोगे हाइलाइट्स के बारे में, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो बेरिलियम हाइलाइट्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, बाकी जो अदर होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। क्यों होगा बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट नेचर का, साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, वो लेस सॉल्युबल होगा, यानी कोवलेंट नेचर का होगा। उसी तरह फ्लोराइड जो होते हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट बेरिलियम फ्लोराइड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि इस केस में साइज छोटा होने का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। बाकी अदर्स जो हाइलाइट्स होते हैं वो फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और वाटर के हाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे the tendency to form hydrate of halide decreases डाउन द ग्रुप में नीचे वाले क्या होगा, डिक्रीज करता है।
on hitting the calcium, strontium and barium halide, on hitting the calcium, strontium, barium hydrated halide undergo डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एंड ऑन हिटिंग द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रेट हाइलाइट undergo dehydration, undergo हाइड्रोलिसिस। इनका हाइड्रोलिसिस होता है, बाकी का क्या डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करें यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, तो इन सॉलिड स्टेट में क्या होगा बेटा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। यानी देखोगे तो BCl2N पॉलीमेरिक चैन रिएक्शन होता है, पॉलीमेरिक चैन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यानी अगर हम बात करें बेरिलियम का, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे बेरिलियम, ये तो इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और एक लोन पेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे। उसी तरह अगर दूसरा देखोगे तो ये Cl बेरिलियम, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी तरह यहाँ Cl बेरिलियम, ये ठीक ना बेटा। तो इस तरह से देख रहे हो कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो क्या है सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट पॉलीमेरिक चैन स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक चैन स्ट्रक्चर है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि बॉन्ड एंगल की बात करोगे, बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम की, तो ये 98 डिग्री है। टेट्राहेड्रल एंगल जो होना चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए 109, ये 98 डिग्री होता है। किसका, बॉन्ड एंगल पॉलीमेरिक चैन के फॉर्म में होता है, तो ये फॉर्म में होता है। और यदि बात करोगे इन वेपर फेज की बात करोगे तो ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है। इन वेपर फेज अगर बात करोगे तो ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा, डाइमेरिक फॉर्म में होगा। यानी अगर बात करोगे यहाँ पे तो बेरिलियम क्लोरीन, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यदि वेपर फेज की अगर हम बात करें तो ये डाइमेरिक फॉर्म में है, और डाइमेरिक फॉर्म में है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो डाइमेरिक फॉर्म में ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर इसको तुम हीट कर दोगे
ठीक है, हीट कर दोगे तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में बेरिलियम Cl और इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp हो जाएगा। तो आफ्टर हीटिंग ये sp कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ऐसे देखो तो डाइमेरिक फॉर्म में है, तो इस तरह से तुम देख रहे हो क्या कि बेरिलियम वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में ये चैन के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि बेरिलियम का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या दिखाएंगे, इसका सल्फेट, नाइट्रेट, बाकी जो अदर बचे हुए कंपाउंड उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।